चिंता कैरियर की आज के समय में हर स्टूडेंट को उसके कैरियर की चिंता होती है कि वह अपने फ्यूचर के लिए क्या करे और किसकी सुने। जिसमें नंबर ज्यादा आए हैं उस विषय को अपना फ्यूचर बनाए और आगे बढ़ जाए, या अपने पेरेंट्स की सुने और उनके सपने को पूरा करे, या फिर जिसमें उसकी रुचि है, जो उसका दिल कहता है वह उसको सुने। इस तरह के तमाम सवाल स्टूडेंट्स के मन में आते हैं कि आखिर वो करे तो क्या करे, किसकी सुने। तो चलिए स्टूडेंट्स की इन्हीं समस्याओं को दूर करने हम लाए हैं एक प्रोग्राम जिसका नाम है फ्यूचर फैक्ट्री, जिसमें हमारे आज के मेहमान प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ रहेंगे। तो चलिए हमारे आज के मेहमान के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। प्रशांत जी पिछले 15 साल से कैरियर काउंसलर हैं। प्रशांत जी बच्चों को गाइड करते हैं कि बच्चे किस तरह से अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें और किस तरह से वह सही विषय को चुनें। स्टूडेंट्स की इस तरह की तमाम समस्याओं को प्रशांत जी पिछले 15 सालों से हल कर रहे हैं। तो प्रशांत जी, आज के हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि एक अभिभावक ये कैसे तय कर सकता है कि उसे बच्चे को किस विधा की ओर मोड़ना चाहिए? मैम, इस चीज़ में मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बच्चे की बात आती है तो बच्चे के जो बोलते हैं कि पूत के पैर पलने में ही दिखाई देने लगते हैं। तो बच्चे का इंटरेस्ट किस जगह पे है, किस सब्जेक्ट की ओर है, ये दिखाना स्पष्ट होने लगता है कि जब वो 8th से 10th तक आता है, उसका इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट समझ में आ जाता है। अगर पेरेंट उस चीज़ को जज कर सकता है तो उसको जज करे, उसके टीचर से भी मदद कर सकता है कि उसको किस फील्ड के लिए चुनना है। तो हम ऐसे ही अपने बच्चे को समझने की ज़रूरत होती है, उसको टाइम देने की ज़रूरत होती है। बच्चा अगर समझेगा तो बिल्कुल डेफिनेटली हम उसको अच्छे करियर की ओर घुमा सकते हैं। जी, तो क्या ये सच है कि कक्षा 10वीं के बाद ही बच्चे के भविष्य की दिशा तय हो जाती है? बिल्कुल ये सच है, क्योंकि कक्षा 10वीं के बाद ही बच्चे को स्पेशलाइजेशन जाना पड़ता है कि वो किस सब्जेक्ट में जाना चाहता है। और हमारी जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति खास तौर से है, जिसमें बच्चे को हर फील्ड में जाने का मौका मिला। क्योंकि पहले की शिक्षा नीतियां में जो खामियां थी कि बच्चा अगर मैथ्स को ले लेता है तो उसके पास कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस ही होता था कि वो मैथ्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकता है, इसके अलावा नहीं ले सकता है। अब वो वोकेशनल भी गवर्नमेंट ने शिक्षा नीति में डाला हुआ है कि बच्चा मैथ के साथ में ज्योग्राफी भी ले सकता है, अन्य जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो ले सकता है, या कुछ एक और ऐसे कॉम्बिनेशन डाले हैं जिनसे वो अपने करियर को बिल्ड कर सकता है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम होता है कि कक्षा 10वीं के बाद हमें बहुत ही समझदारी से बच्चे की से सलाह मशवरा करके, किसी करियर काउंसलर से सलाह मशवरा करके बच्चे को करियर उसका ऑप्ट कराना चाहिए। किसी भी प्रकार का उस पर दबाव ना हो। जी, तो आजकल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कक्षा 10वीं के बाद ही बहुत घबरा जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको किस विषय का चयन करना चाहिए। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं जो 10वीं के बाद विषयों का चयन किन आधार पर करें? मैम, आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न उठाया है, क्योंकि इस बार भी 10वीं का MP बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और अभी किसी प्रकार से प्रवेश प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। स्पष्ट गाइडलाइंस भी अभी नहीं आ पाए हैं कि 1 जून से होने एडमिशन स्टार्ट होंगे कक्षा 11वीं में, या एडमिशन हमारे 15 जून से होंगे। शायद हो सकता है 2-1 दिन के अंदर ये गाइडलाइन आ जाए। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि उनको विषय का चयन कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट की ओर है, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको महसूस करना पड़ेगा। बेसिकली रूप से पेरेंट जो इसमें देखता है उसके मार्क्स के आधार पर देखता है कि उसके मार्क्स कैसे आए हैं, उन्हीं पे वो चयन करता है। और जनरली जो हम लोगों का ये मानना होता है कि मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आप कितने पारंगत है उसका कोई पैरामीटर नहीं है। ये तो एक पार्ट है कि आपको अगर कोई सब्जेक्ट जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके रुचि के मुताबिक हैं और आपने अगर पढ़े हुए हैं तो आप डेफिनेटली उस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स की जानता तो है, लेकिन किसी वो डिप्रेशन के कारण से या पारिवारिक तनाव के कारण से, जैसे आपने देखा होगा कोविड टाइम में काफ़ी बच्चे परेशान रहे हैं
उनको काफ़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। इनफैक्ट कि वो समझ भी नहीं पा रहे थे उनकी ऑनलाइन क्लासेस किस हद तक रही हैं, उन्हें किस हद तक समझाने की कोशिश किया है, बट बहुत सारी परेशानी रही। ऐसे 2 साल जो निकले हैं बड़े परेशानी में निकले हैं। तो इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज है काफ़ी कि उसको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। और लॉकडाउन खुलने के बाद में पेरेंट भी एकदम से उस पर कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं कि अपना निर्णय उस पर थोप रहे हैं, जो कि ये गलत है। आप उस बच्चे को फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आप समझिए, उससे बात करें, बात करने से बिल्कुल वो खुल के बताएगा। उसको कभी ऐसा जज ना होने दें कि आप किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं। वैसे एक और भी कुछ तरीके हैं, आप कैरियर काउंसलर की मदद ले सकते हैं। और मध्य प्रदेश में जितने भी स्कूल हैं, इन सभी स्कूल में एक कैरियर काउंसलर रखा हुआ है कि इसमें इसको ट्रेंड किया गया है कि ताकि वो बच्चों की और उनके अभिभावकों को इसमें मदद कर सके कि इसको कौन सा फील्ड ऑप्ट करना चाहिए। फिर भी आपको अगर कुछ परेशानी होती है तो कई और माध्यम हैं जिनके द्वारा आप मालूम कर सकते हैं। जी, आज के समय में हम देखते हैं कि अभिभावक जो हैं वो बच्चे को पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि आगे चलकर डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन एक बार बच्चे से पूछें कि उसको आखिर अपने सपने को लेकर क्या बनना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि विषयों का जो चयन होता है वो बच्चे को करना चाहिए या अभिभावक को करना चाहिए? देखिए, इसमें अलग अलग मत हैं। कुछ मत बोलते हैं कि बच्चों को के हमें पूर्ण सलाह पे करना चाहिए, और कुछ मत ये कहता है कि अभिभावकों को इसमें चयन करना चाहिए। अभी बच्चे अभी छोटे होते हैं, वो नहीं समझ सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि हमें अभिभावक को भी साथ में लेना है और बच्चे की भी राय लेना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ बच्चे के ही राय मशवरा से हम आगे बढ़ें या हम पेरेंट्स के राय मशवरे से बढ़ें। लेकिन हाँ, इसमें अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे तो 80% कंट्रीब्यूट हमारे बच्चे के इंटरेस्ट का होता है और 20% कंट्रीब्यूट अभिभावक का होता है। और अभिभावकों का एक फर्ज होता है कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है तो उसको उसकी जानकारी है या नहीं है। जैसे आपने अभी बताते हैं कि जैसे आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेनी है या आपको आर्ट साइंस के पेपर लेना है, तो उसमें फील्ड क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ अपना करियर ऑप्ट कर सकता है, इसके विषय में जानकारी देना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप उसको ये जानकारी नहीं देंगे तो बच्चा कंफ्यूज होता है। उसको अभी बिल्कुल भी ये नॉलेज नहीं होती है कि वो मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री लेके उसको सिर्फ ये मालूम रहता है जो नॉर्मल है कि वो इंजीनियरिंग करेगा या बायो लेगा तो वो हमारा नीट या मेडिकल फील्ड में जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस नई शिक्षा नीति में आ गए। तो बच्चों को जो भी वो फील्ड ऑप्ट करना चाहता, मास मीडिया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्टैटिक सांख्य की गणना है, पैरामेडिकल फील्ड्स हैं, कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। तो इन फील्ड की आपको उसको जानकारी देनी पड़ेगी ताकि बच्चा उसके अनुसार अपने करियर को चुन सके। जहां पे वो कंफ्यूज होता है तो आप किसी भी करियर काउंसलर की सलाह ले सकते हैं। जी, तो आज अभिभावकों को अपना निर्णय किस परिस्थितियों में बच्चों पर देना चाहिए? किस परिस्थिति में वो अपना निर्णय बच्चों पर दें? देखिए, किसी भी परिस्थिति में बच्चे को अपना निर्णय नहीं थोपना चाहिए, ना कभी कोई ऐसा अभिभावक करे, क्योंकि ऐसे में जो रिजल्ट्स देखे गए हैं इसमें काफ़ी बच्चा डिप्रेस हो जाता है और कई बार बच्चे गलत कदम ले लेते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट की इच्छा के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं या को फेल होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें डिप्रेशन आके वो ऐसे कुछ कदम ले लेते हैं कि जो कि अपने अभिभावकों और हमारे समाज के हित में नहीं है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। हाँ, अगर वो आपसे कुछ कहता है या आप उनको कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो उनको उसके बारे में, उस फील्ड के बारे में आप उनको नॉलेज दीजिए और उसका स्तर समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर होता है वो अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का एक जो उसकी जानकारी होती है, उसका इंटरेस्ट होता है, वो एक अलग लेवल पे होता है। जैसे आपको, अगर मैं आपको कहूँ कि एक इंजीनियर किसी भी ब्रिज को बनाने के लिए या कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जितना एक्सपर्ट होता है तो वो हर फील्ड में माहिर नहीं हो सकता है। वो आपके कला में है, जैसे आप एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं तो शायद वो उतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता है। तो आपका इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट किस लेवल पे, इस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जी,
अभिभावकों को बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अभिभावकों को सबसे पहले तो जो समय के हिसाब से अपडेट होना बड़ा आवश्यक है। अगर हम अपडेट नहीं है समय के हिसाब से तो हमें परेशानियां आ सकती हैं और हमें कुछ बच्चों के भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं। तो बेहतर होगा कि हम उस समय को देखते हुए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे अभी कक्षा 10वीं के बाद 11वीं में जो बच्चे जाएंगे तो इसमें कई कॉम्बिनेशंस आ गए हैं। आप मैथ्स के साथ में आप आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की आवश्यकता होती है और हमारा जो एरोनॉट्स है, इंजीनियरिंग है, उस चीज में हमें केमिस्ट्री की आवश्यकता नहीं, तो केमिस्ट्री की जगह हम कोई दूसरा सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको अपडेट होना काफी आवश्यक है। दूसरी चीज है कि कई फील्ड्स या कई सर्विसेज ऐसी हैं जिनका हमें मालूम नहीं होता है, बच्चों को नहीं बता पाते हैं। कई आईटीआई के कोर्सेज ऐसे हैं, पैरामेडिकल के कोर्सेज ऐसे हैं, एग्रीकल्चर में कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें करियर बहुत ही अच्छा बन सकता है। तो बच्चों समय के हिसाब से अपडेट आप रहेंगे तो आपकी सलाह महत्वपूर्ण होगी और समाज एक नई दिशा पकड़ेगा। जी सर, हम देखते हैं कि 10वीं के बाद बच्चे विषय चयन करने में और उनके अभिभावक उस विषय को चयन कराने में बहुत वो हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, बच्चे यदि किसी से सलाह लेना चाहें उस 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, तो वो कहाँ जाएं सलाह लेने के लिए? देखिए, वो बच्चे को जाना तो कहीं नहीं है, उसके स्कूल में ही गवर्नमेंट ने कुछ टीचर को कम से कम हर एक स्कूल में जो कक्षा 10वीं से 12वीं की पढ़ाई का उसमें बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें एक टीचर को पूरी तरह से ट्रेंड किया हुआ है कैरियर काउंसलिंग के लिए। उस आप कैरियर काउंसलर से अपने स्कूल में ही मदद ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि किस टीचर को ये ट्रेनिंग दी गई है तो आप अपने प्रिंसिपल से या शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ले सकते हैं। ये जो काउंसलर्स स्कूल में रखे गए हैं ये आपके स्कूल लेवल पे भी रखे गए हैं, आपको जिला स्तर लेवल पे भी रखे गए हैं, संभाग लेवल पे रखे गए हैं। तो आप अपने स्कूल में ही अपने प्रिंसिपल के माध्यम से ये जानकारी ले सकते हैं। और जो दूर दराज के बच्चे हैं जहाँ पे कई बार जो नॉलेज नहीं होती है, तो अभी आईसीएस ने एक बहुत ही अच्छा एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप को आप स्मार्टफोन या आईएसओ प्लेटफॉर्म से अपने प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपके जो एक छोटे से सिंपल स्टेप्स हैं कि आपको कौन से विषय अच्छे लगते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, अगर वो भी उसमें आप डालते हैं वो सारी चीज़ें, तो आपको एक टेंटेटिव आंसर मिल जाता है कि आपको फील्ड आपका फील्ड कौन सा अच्छा हो सकता है आपके लिए। तो आप इसकी मदद से भी जा सकते हैं। दूसरा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट है www.mpbse.nic.in, आपको इस पर भी आपको कई चीज़ों की जानकारी मिल जाती है, तो आप इनके माध्यम से बिल्कुल ले सकते हैं। जी, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगी कि अभिभावक और बच्चे के बीच ने जो विषय चयन को लेकर विरोधाभास उठाया उसको हम कैसे समाप्त करें? देखिए, विरोधाभास तब होता है, हमारे देखा जाता है कि जब बच्चे का उसके पेरेंट से इंटरेक्शन कम होता है। या तो बच्चा इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, या फिर पेरेंट को बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। यदि हस्बैंड वाइफ आप दोनों ही जॉब में हैं तो ऐसे अभिभावक नहीं दे पाते हैं। और कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जो कि चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन जाती है कि दोनों के बीच में एक विरोधाभास हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर पेरेंट बच्चों को प्रॉपर तरीके से समय दे रहा है, उसका इंटरेस्ट जान रहा है, और उसको इनफैक्ट कि कुछ पेरेंट ऐसे हैं कि जो कि पढ़े लिखे नहीं भी हैं उतने हैं, तो वो अपने करियर काउंसलर की मदद ले सकते हैं। तो जहाँ पे आप करियर काउंसलर की मदद लेंगे तो विरोधाभास वहाँ पे काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। और मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहूंगी कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बचपन से ही अपने बच्चे का इंटरेस्ट जान लेते हैं और बचपन से ही उसमें वो चीज पहचान कर उसको उस चीज में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये किस हद तक अच्छा है
या क्या इसमें आप क्या कहेंगे? ये देखिए, अगर पेरेंट ऐसा सोचता है और अब बच्चे को मोल्ड कर लेता है उस ओर, इंटरेस्ट की ओर, देखिए, और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी को एक हद तक ही मोड़ा जा सकता है। उसकी जो हॉबी होती है, जो उसका इंटरेस्ट होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। बच्चा अपना इंटरेस्ट कैसे भी वो पूरा करता है। तो पेरेंट इसमें अगर वो जानते हैं, समझते हैं। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जनरली ये देखा जाता है, किसी आईएएस का बेटा आईएएस ही होगा, किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होगा। तो अधिकांश ये होता है कि वो जब अपने एक और इस चीज़ में एक साइकोलॉजी होती है कि हर बच्चा अपने पेरेंट को कॉपी करने का प्रयास करता है और उसका इंटरेस्ट भी लगभग थोड़ा अगर हम कहें तो उस ओर भी जाता है। और जब वो उसके पेरेंट जो कि उस प्रोफेशन में है या उस पोस्ट पे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इससे बच्चे के एज से गुजरते हैं, तो उनको मालूम है कि जो उनको परेशानियां आई हैं उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों को अपने स्तर पर रिजॉल्व करते हैं, उनको ट्रिक्स बताते हैं, उनका एक सक्सेस स्टोरी होती है, उनको वो सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। अपने घर में माहौल ऐसा बनाते हैं, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो लिटरेचर है, उसको हम उस प्रकार से उसको अवेलेबल कराते हैं। तो ऑटोमेटिक बच्चे का काफ़ी हद तक इंटरेस्ट उस ओर चला जाता है और बच्चा जो है वो अपने पेरेंट के मुताबिक जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या करियर काउंसलर की सहायता लेना उचित है? ये कहाँ मिल सकते हैं? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो उस चीज में घबराते हैं कि अगर मैं करियर काउंसलर के पास जाऊंगा तो वो उचित उत्तर देंगे या मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे या अपनी समझ मतलब अपना कुछ बताएंगे कि आप इस विषय में आगे बढ़िए। तो आप करियर काउंसलर हैं, तो आप इसमें अच्छे हद तक बच्चों की इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल का उत्तर दें। देखिए मैडम, आपको मैं एक और बताना यहाँ पे चाहूँगा, जिससे कोविड के बाद में जो परिस्थितियाँ बहुत हद तक बदली हैं और उसमें ये करियर काउंसलर का ये ट्रेंड बड़ा हुआ है। जिस प्रकार से हमें अगर किसी भी प्रकार से हमें तकलीफ होती है तो हम एक डॉक्टर से सलाह लेते हैं, हमें कोई मानसिक प्रॉब्लम होती है तब भी हम एक मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। तो अभी भी हमें अगर किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में निर्णय लेने में, उनके सब्जेक्ट को चयन के बारे में अगर हमें निर्णय लेना है तो हमें डेफिनेटली रूप से किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए। और ये जो बड़े शहर हैं इसमें आपको करियर काउंसलर अच्छे मिल जाएंगे। और जहाँ पे हमने आपको प्रोग्राम में भी अभी पहले भी बता चुका हूँ कि हर स्कूल लेवल पर भी एक टीचर को ट्रेंड किया गया है ताकि बच्चों को प्रॉपर वो काउंसल कर सके, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ के उसके बेहतर भविष्य के लिए क्या बेहतर है उसको बता सके। अगर उससे मिल सकते हैं, ये आपको स्कूल लेवल पे, आपके जिला लेवल पे, संभाग लेवल पे आपको करियर काउंसल मिल जाएंगे। अगर आप को इनसे मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक ICS कैरियर GPS नाम से एक एप्लीकेशन है जो आपकी प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप उसकी मदद से भी काफ़ी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रशांत जी, ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिनमें बच्चा अपना भविष्य बना सकता है? देखिए, ऐसा कहना तो मुश्किल है कि किसी पर्टिकुलर विधा में जाता है, क्योंकि हर विधा बहुत ही अच्छी है। बच्चे का मैं फिर से कहूँगा कि बच्चे के इंटरेस्ट पे ये डिपेंड करता है। जैसे आप मीडिया फील्ड में हैं, आप मास मीडिया में जाते हैं, आप प्रिंट मीडिया में जाते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा कैरियर है। आप जो ITI करके भी आप किसी फील्ड में अगर ऑप्ट करना चाहें, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप रेफ्रिजरेशन का कोर्स करते हैं, आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं, या आप किसी भी प्रकार से जैसे शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड के फील्ड में जाएं, आप पैरामेडिकल के फील्ड में जाएं, तो इसमें सारी चीज़ में आप कॉमर्स के फील्ड में जाते हैं, अकाउंट चीज़ में आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आप सांख्यिकी अधिकारी हैं, जो एनालिस्ट हैं, आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो अब ये करियर तो हर उस चीज़ में है। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से अगर इन चीज़ों को समझेंगे और करियर काउंसलर की आप मदद लेंगे, और मदद करियर काउंसलर वो कोई भी हो सकता है आपका पड़ोसी भी करियर काउंसलिंग में आपकी मदद कर सके, आपके भाई, आपका के कोई फैमिली मेंबर उस चीज़ में मदद करें। तो हमें इस चीज़ के लिए शर्माना नहीं है। बेशक हम अपनी जो समस्या है अगर हम उस तक रखेंगे, किसी व्यक्ति तक रखें, तो डेफिनेटली अगर उसको नहीं मालूम होगा तो वो एक आपको राय दिखा देगा कि आप उधर पूछ लीजिए।
तो ऐसे करके आप राइट टाइम पे और राइट जगह पहुंच सकते हैं। और बहुत ही स्वर्णिम समय है, क्योंकि अभी एडमिशन 11th में स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसमें बच्चों की राय मशवरा करके ही पेरेंट उनको सब्जेक्ट दिलाएं, किसी भी प्रकार का उन पर दबाव ना थोपें। सर, अगर कुछ स्पेशल टिप्स हो हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो आप जरूर दीजिए, जिससे उनकी तमाम समस्याएं सॉल्व हों। तो आप कुछ टिप्स दीजिए जो आजकल के बच्चे हैं, जो विषय को चयन करने में या आगे बढ़ने में समस्या उनको लगती है या घबराते हैं, तो आप बताइए कुछ ऐसी टिप्स जिससे हमारे स्टूडेंट्स को उसका हल मिले। मैं अगर 2 शब्दों में कहूं तो कोई भी व्यक्ति असफल तब तक नहीं होता है जब तक कि वो प्रयास करना बंद ना कर दे। ये हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा हुआ है, और मैं इसी और बार आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारे प्रयास सतत होना चाहिए। हमारी जो लगातार प्रयास के साथ में वो टूवर्ड, मतलब हमारे टारगेट के टूवर्ड होना चाहिए, टारगेट की ओर जाना चाहिए। और हम टारगेट की ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसका सतत मूल्यांकन भी आवश्यक है। तो हमारे बच्चे, हमारे उसमें जो आपके किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज होती है हमारे स्कूल में होते हैं, तो पेरेंट उस चीज़ का ध्यान रखें कि उनको प्रॉपर तरीके से, उसको बड़े कैजुअली वे में ना करा के उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी कराएं। उनका एक टाइम मैनेजमेंट करें कि हमें किस समय में कितना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ये स्कूलों में तो टाइम मैनेजमेंट होता ही है, लेकिन हमारे बच्चे, अभिभावक इसको भूल जाते हैं कई लेवल पे, और उनको नहीं मालूम होता है कि उनको कब तक। वैसे जनरली जो सब्जेक्ट डिजाइन किया हुआ है, वो सब्जेक्ट ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि आप एक अपने पूरे कोर्स को साल में 3 बार रिपीट कर सकते हैं। पहला है कि हमारा जो सत्र स्टार्ट होता है, जैसे हमारे एग्जाम अगर अप्रैल में या मई तक, अप्रैल तक खत्म हो जाते हैं, तो आप अगस्त तक एक बार रिपीट कर सकते हैं, अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आफ्टर दैट वो रिपीट हो सकता है आपका दिसंबर तक, और इसके बाद आप थोड़ा उस चीज को और एक बार रिवाइज करके आप बहुत अच्छी तरह से अपने एग्जाम दे सकते हैं और उसमें बेहतरीन सफलता ले सकते हैं। सर ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही कि लगातार प्रयास करते रहें। तो मैं भी स्टूडेंट से यही कहूंगी कि लगातार प्रयास करते रहें, उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि अगर उम्मीद कायम है तो सब कुछ हो सकता है। तो ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमारी मेहमान ने स्टूडेंट्स की हर समस्या का समाधान किया। तो इस वक्त हर स्टूडेंट्स के मन में रहती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स के मन में जो उलझन थी वो दूर हुई होगी। और हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए मैं हमारे आज के मेहमान प्रशांत शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।